वेलकम बैक। आप देख रहे हैं एटी मनी, बनो अपना फाइनेंस मिनिस्टर। मैं हूं आपके साथ कविता थपलियाल और अब हम शुरुआत करेंगे सवाल जवाब के सिलसिले के साथ और इसके लिए हमारे साथ खास मेहमान भी जुड़ गए हैं। हमारे साथ अमित कुकरेजा एडवाइजरी के फाउंडर अमित कुकरेजा, फी ओनली इन्वेस्टमेंट एडवाइजर्स LLP फाउंडर हर्ष रुंगटा। आप दोनों का स्वागत है हमारी इस बेहद खास पेशकश में। और दर्शकों के सवालों के साथ शुरुआत करूंगी। राहुल बिहानी साहब फोन लाइन पर हैं। राहुल जी नमस्कार। नमस्कार सर, कहाँ से बोल रहे हैं? महाराष्ट्र से बोलता हूँ। कहाँ से बोल रहे हैं सर? मैं सुन नहीं पाई। अहमदनगर, महाराष्ट्र। अच्छा, महाराष्ट्र से बोल रहे हैं। पिछले 3 साल से शुरुआत की है इन्वेस्टमेंट की? 3 साल से की है। 4 फंड है मेरे पास। मेरा एक लार्ज कैप है, PGIM का, मिड कैप है, SBI का फोकस है और पराग पारिक का फ्लेक्सी कैप है। ठीक है। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि जो 4-5 महीने पहले मैंने पराग पारिक का फ्लेक्सी कैप लिया है। 4-5 महीने तो वो बोल रहे थे कि बहुत अच्छा है, आगे तो बोल रहे हैं पराग पारिक से अच्छा है HDFC फ्लेक्सी कैप। तो उसके बारे में मैं जानकारी जानना चाहता हूँ। और जब मैंने थोड़ा रिसर्च किया तो पराग पारिक फ्लेक्सी कैप और मेरा एसेट का जो लार्ज कैप है उसका जो डुप्लीकेशन है वो 20% है। लेकिन जब HDFC फ्लेक्सी कैप और मेरा एक लार्ज कैप में जो डुप्लीकेशन देखता हूँ तो वो 60% है। इसके बारे में मुझे थोड़ी सी जानकारी चाहिए। और मैं अभी तो 1,500 रुपए की SIP कर रहा हूँ तो इस फंड में। अगले महीने से ये 2,000 होगी और अगले 3 साल में 1,000 रुपए बढ़ा के 5,000 रुपए इन्हीं 4 फंड में होगी। टोटल 20,000, उससे भी अधिक हो सकती है। तो मेरा टारगेट है 50 लाख 12 ईयर्स के बाद बच्चों की पढ़ाई के लिए और 1 करोड़ रुपए 17 ईयर्स के बाद रिटायरमेंट के लिए। ठीक है, आप मुझे काफी जागरूक निवेशक लग रहे हैं। तो आपने जो भी अपने लिए लक्ष्य आंके हैं, जो भी आपने कहा है कि आपको कॉर्पस इकट्ठा करना है 50 लाख का और 1 करोड़ का, आपने इसमें महंगाई को जरूर गिना है ना? यस, है ना? ठीक है। क्योंकि मेरा PF का भी है 6,000 का, वो लास्ट डेट मिल जाएगा। चलिए ठीक है। तो आपके गोल्स रीअलाइनमेंट पर हम बात नहीं करेंगे, क्योंकि जो आप कह रहे हैं आपने पूरा महंगाई को आंक कर अपनी रणनीति यहाँ पर कम से कम कॉर्पस को डिसाइड किया है। लेकिन हाँ, आपके फंड सिलेक्शन पर हम बात करेंगे और अगर आपकी निवेश राशि कम है उसको कैसे बढ़ाया जा सके उस पर भी हम बात करेंगे। लेकिन हर्ष सर, उससे पहले मुझे ये समझना है कि अब जैसे कि इन्होंने कहा कि 2 फंड्स को कंपेयर किया और इन्हें पोर्टफोलियो में डुप्लीकेशन दिखाई दिया। अक्सर अगर आप देखें तो फ्लेक्सी कैप कैटेगरी को अगर आप लार्ज कैप कैटेगरी से कंपेयर करेंगे तो फ्लेक्सी कैप में तो आपको तमाम तरह की कैटेगरीज मार्केट कैप के हिसाब से शामिल मिलेंगी और बाजार के उतार चढ़ाव के हिसाब से फंड मैनेजर जो है वो कैटेगरीज को ज़्यादा करेंगे, कम करेंगे। तो ये जो क्राइटेरिया है फंड सिलेक्शन का कि आप किसी फंड का पोर्टफोलियो देखें और उसके बाद ये सुनिश्चित करें कि आपका निवेश कितना अलग है, आपका निवेश डुप्लीकेट तो नहीं हो रहा है, क्या सही है? जितने फंड्स आप ज्यादा चूज करेंगे उतना डुप्लीकेशन होगा। बिकॉज हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि 300 फंड्स 300 शेयर्स 93% मार्केट कैपिटलाइजेशन अकाउंट करते हैं इंडिया में। उसके नीचे फिर जितने शेयर्स हैं वो बैलेंस शेयर्स, वो सिर्फ अकाउंट करते हैं सिर्फ 7% ऑफ मार्केट कैपिटलाइजेशन। तो अगर आप ज्यादा फंड्स खरीदेंगे तो आप इफेक्टिवली, काफी डुप्लीकेशन भी होगा और जितना डाइवर्सिफिकेशन होगा इवेंचुअली आप इंडेक्स फंड खरीदेंगे। तो इससे अच्छा तो यही होगा। इतने ज्यादा जैसे फंड्स मेरे हिसाब से इनका सभी अच्छे फंड्स हैं। डुप्लीकेशन भी जैसा ये बता रहे हैं ऐसे डुप्लीकेशन है। मेरा आई वुड से कि ये इतने जागरूक जो इन्वेस्टर हैं इनका ध्यान बहुत ज्यादा स्कीम सिलेक्शन पे है, उससे ज्यादा ध्यान जो जर्नी पे आपने जो कहा कि नहीं इसको कवर करेंगे, लेकिन वो गोल्स किस तरीके से उन्होंने उसको आंका है, वो गोल्स सफिशिएंट है कि नहीं है, वो बहुत ज्यादा जरूरी है। स्कीम्स में मेरा तो अपना खुद का ये मानना है कि अगर आपकी राशि बहुत ज्यादा ना हो तो उसको ओवर डाइवर्सिफिकेशन भी उतना ही खराब है जितना अंडर डाइवर्सिफिकेशन। तो आई वुड मैं तो मच रादर कहूंगा कि आप इंडेक्स फंड की तरफ भी बढ़ सकते हैं। 4 में से 1 फंड आप रखिए, समझिए
you can keep Parak Flexi Cap, any of them, चारों funds अच्छे, but and what about इन्होंने asset allocation की तरफ बिल्कुल ध्यान नहीं दिया कि गोल्ड नहीं है, ग्लोबल इक्विटी थोड़ी है जितनी की पारंपरिक फ्लेक्सी कैप में है, बाकी तीनों में ग्लोबल इक्विटी नहीं है, तो उसकी तरफ भी ध्यान देना चाहिए। मेरे हिसाब से वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है बनिस्पत इसके कि कौन सी स्कीम चूज करें। स्कीम्स इनकी चारों अच्छी है। मैं अगर मेरी राय माने तो एक इसमें से रख लें और बाकी कोई एक ऐसा फंड ऑफ फंड्स लें जिसमें गोल्ड भी है, ग्लोबल इक्विटी है जितना अब अलाउड है, और थोड़ा सा उसमें डेट भी है और थोड़ा इंडेक्स फंड भी है। तो लो कॉस्ट फंड ऑफ फंड जो मैंने बताया था, जैसे एक मोतीलाल ओसवाल का फंड ऑफ फंड्स है अग्रेसिव, असेट एलोकेशन फंड ऑफ फंड अग्रेसिव, उसमें इनको गोल्ड भी मिल जाएगा, थोड़ा ग्लोबल इक्विटी भी मिल जाएगा, निफ्टी 500 यानी मल्टी कैप इंडेक्स मिल जाएगा और G-Secs भी मिल जाएंगे 5 ईयर। चलिए, अगर ये अपने लिए पीपी फ्लेक्सी कैप रख लें और पीजीआईएम का मिड कैप अपॉर्चुनिटी रख लें और जो फंड आपने सुझाया है उनको एसेट एलोकेटर फंड वो रख लें, तो ये 3 क्या काफी होंगे? बिल्कुल बिल्कुल, मतलब मिड कैप में और ऑब्वियसली जो पारंपरिक है उसमें बहुत ज्यादा डुप्लीकेशन नहीं होना चाहिए, नहीं होगा बहुत ज्यादा। और वो तो खैर दैट अदर फंड जो मैंने सुझाया है वो तो इंडेक्स फंड्स हैं सारे, तो उसमें वो एकदम सही हो जाएगा। तो उनके लिए दे ऑल्सो गेट ही ऑल्सो, मतलब उनको दूसरे एसेट्स भी मिलते हैं, गोल्ड भी मिलता है, ग्लोबल इक्विटी भी मिलता है। सर्टिफिकेशन के लिहाज से राहुल आपको रेकमेंड किया गया है, कोई सवाल पूछना चाहते हैं आप हर सर को? नहीं, अभी डेप्थ में तो मेरे सुकन्या समृद्धि में है और पीएफ में भी है, 9-10 हजार रुपये वहाँ भी जाते हैं, तो डेप्थ का भी थोड़ा सा है और रिटायरमेंट के बाद पेंशन भी मिलेगी, तो इसलिए थोड़ा सा 1 करोड़ का ही रखा है। उसमें आप बने रह सकते हैं, है ना? तो मेरे ख्याल से एक गलती जो हम लोग करते हैं, ये टिक आइटम नहीं है कि मेरे पास डेट है, मेरे पास गोल्ड है, कितना प्रतिशत है और वो कितना होगा। फंड ऑफ फंड में जो एक सबसे बड़ा एडवांटेज है वो इसका सेल्फ बैलेंसिंग नेचर है, यानी कि जैसे उसमें 50% निफ्टी 500 है, 20% G-Sec है, 20% S&P 500 हुआ करता था, अब गिर गया है चूंकि अलाउड नहीं है नया इन्वेस्टमेंट, 10% गोल्ड है। अब अगर समझो निफ्टी 500 बहुत ज्यादा बढ़ जाता है तो उनको उसका अनुपात घटा के बाकी के अनुपात में इन्वेस्ट करना पड़ेगा। कोई कारण से गोल्ड बहुत ज्यादा बढ़ जाता है तो उनको गोल्ड बेच के बाकी में करना पड़ेगा। तो ये जो सेल्फ बैलेंसिंग नेचर है ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इसकी इंपॉर्टेंस को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। मेरे पास ये है, ये चेकलिस्ट आइटम नहीं है, कितना है, क्या वो पर्याप्त है, क्या वो सेल्फ बैलेंसिंग है, क्या वो उसमें रीबैलेंसिंग आप कर पा रहे हैं, ये समझना बहुत जरूरी है। चलिए राहुल, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने सवाल हमें भेजा, उम्मीद करते हैं कि आपको सलाह समझ में आ गई हो। अगले दर्शक के हमारे साथ फोन लाइन पर हैं अमन। अमन, हेलो, हाय, गुड इवनिंग, कैसे हैं आप? गुड इवनिंग मैम, मैं ठीक हूँ, आप बताइए। मैं बिल्कुल ठीक, थैंक यू। कहाँ से बोल रहे हैं? मैं दिल्ली से बोल रहा हूँ। अच्छा। एक्चुअली मैम मैंने अपनी सारे गोल्स और इन्वेस्टमेंट एक्चुअली शेयर की थी एंड जस्ट वांटेड टू कंफर्म कि जो वो इन्वेस्टमेंट मैं कर रहा हूँ और मतलब वुड बी एबल टू अचीव दोस गोल्स, और कोई इन्वेस्टमेंट करनी है तो इवन सेम म्यूचुअल फंड्स में ही सफिशिएंट है, बिकॉज मेरी डायरेक्ट इक्विटी में भी इन्वेस्टमेंट है जो मेरे म्यूचुअल फंड्स में शेयर है, तो आई मेक श्योर दैट कि वो मेरी डायरेक्ट इक्विटी में ना आए। तो आई थिंक पीपीएफ और एनपीएफ में भी इन्वेस्टमेंट है, सो जस्ट वांटेड टू मेक श्योर कि आई एम ऑन राइट पाथ की और टू अचीव दैट गोल्स। अगर कोई इन्वेस्टमेंट करनी है देन कैन आई एलोकेट दोस एडिशनल इन्वेस्टमेंट इन सेम फंड्स और नॉट?
चलिए, बहुत बढ़िया काम किया आपने, सवाल हमें भेजा है और आपकी प्लानिंग का तरीका मुझे बहुत अच्छा लगा। ये आपने खुद प्लानिंग की है क्योंकि आपने बहुत अच्छे से आंका है कि 23 साल के बाद आपको चाहिए रिटायरमेंट के लिए 4 करोड़ रुपए, बच्चे की एजुकेशन के लिए 15 साल में 1 करोड़, शादी के लिए 20 साल में 40 लाख, रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी जो आप खरीदेंगे 8 साल के बाद उसमें आपको चाहिए 50 लाख, कमर्शियल प्रॉपर्टी जो आप खरीदेंगे 10 साल के बाद उसमें चाहिए आपको 40 लाख। तो आपने किसी आर्थिक सलाहकार की सहायता की ली है? नहीं मैम, ये मेरे ही है। मैंने इन्फ्लेशन एडजस्टेड करके ये अप्रोक्स 6% इन्फ्लेशन एडजस्ट करके ये गोल डिसाइड करे हैं बेस्ड ऑन टाइम पीरियड एंड तो इसके बेस पर आई थिंक आई एम डूइंग इन्वेस्टमेंट। और फंड्स भी आपने सारे बेस्ट परफॉर्मर्स ही शामिल किए हैं, क्यों? हाँ मैं एक्चुअली 3-4 साल से मैं इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ जी। तो बट बेस्ड ऑन रेटिंग और आई थिंक डुप्लीकेशन मैंने ये डिसाइड करे हैं कि डुप्लीकेशन ऑफ शेयर्स ना हो। तो मेरे प्रोबेबली आई थिंक 10% ऑफ डुप्लीकेशन होगी शेयर्स की, बट मोस्ट ऑफ द म्यूचुअल फंड्स हैव डिफरेंट शेयर और कैटेगरी। कहाँ से आप इतनी पढ़ाई लिखाई कर लेते हैं, क्या फॉलो करते हैं? मैं कुछ वीडियोस देखता हूँ, अदरवाइज म्यूचुअल फंड्स का डिटेल में कौन कौन से सेक्टर्स में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं और कौन कौन शेयर्स में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो बेस्ड ऑन दैट आई डिसाइड कि। और पराग पारेख मैंने डिसाइड किया था बिकॉज फॉरेन इक्विटी है, बट फॉरेन इक्विटी में इन्वेस्टमेंट अभी बंद है, बट बेसिकली आई एम इन्वेस्टिंग फ्रॉम लॉन्ग टाइम। तो फॉर डाइवर्सिफिकेशन मैंने पराग पारेख को सिलेक्ट किया था। तो बिल्कुल जनरली टू वेबसाइट सोर्स और अच्छी बात है, आपकी मेहनत की गाड़ी कमाई है, आपको ट्रैक करना चाहिए, होमवर्क करना चाहिए। अमित, इस तरह के सवाल जब आते हैं तो दिल खुश हो जाता है, लगता है कि कहीं ना कहीं आपके काम का इस्तेमाल हो रहा है और जो मेहनत आप और हम मिलकर कर रहे हैं उसका असर दिखाई दे रहा है। अमित? हाँ जी, ओके, सॉरी कविता, मैं आपका प्रॉम्प्ट मिस कर गया जी। सबसे पहले अमन, कांग्रेचुलेशंस, आपने काफी अच्छी गोल्स मैपिंग की हुई है। आपने 5 गोल्स क्लियरली डिफाइन किए हैं। आपने गोल को स्मार्ट रखा है, स्पेसिफिक, मेजरेबल, अचीवेबल तो लग ही रहा है, रियलिस्टिक और टाइम बॉक्स भी है। तो 5 गोल्स को जब मैंने सिंपल एसआईपी कैलकुलेशन में डाला तो रिटायरमेंट फंड के लिए आपको करीब 30 से 35 हजार का एसआईपी चाहिए। जो आपने चाइल्ड के एजुकेशन गोल का अमाउंट रखा है उसके लिए आपको करीब 21,000 का एसआईपी चाहिए। जो ना आपने चाइल्ड मैरिज के लिए आपने गोल रखा है उसके लिए आपको 4,500 का एसआईपी चाहिए। ऑन एन एवरेज मैं तीनों में 12% का ग्रोथ मान के चल रहा हूँ, इंडेक्स बेस्ड। रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी में आपको 36,000 का एसआईपी चाहिए और कमर्शियल प्रॉपर्टी में आपको 20,000 का एसआईपी चाहिए। इन सबका सबसे बड़ा एजम्पशन ये है अमन की इसमें मैंने आपकी एक्यूमुलेटेड सेविंग्स और पोर्टफोलियो वैल्यू काउंट नहीं की है। मैं ये चल रहा हूँ कि आप स्क्रैच से बिल्ड कर रहे हैं, तो ये टोटल आपका एडअप होता है करीब 1,15,000 का एसआईपी और आप अभी 48,000 का एसआईपी कर रहे हैं, तो आप शॉर्ट हैं। लेकिन मुझे लगता है ये शॉर्टफॉल नहीं है, क्योंकि आपका करेंटली 12 लाख का इक्विटी और म्यूचुअल फंड रिलेटेड और पीपीएफ का 7 लाख एक्यूमुलेटेड, आपका शॉर्टफॉल घटा के करीब 25-30 हजार रखेगा। जो मुझे लगता है कि आपकी जैसे जैसे सैलरी बढ़ेगी वैसे वैसे सेविंग्स बढ़ने की वजह से इन्वेस्टिंग कैपेसिटी भी बढ़ती चली जाएगी। तो मैथमेटिकली मुझे ऐसा लगता है अमन कि आपके गोल्स सारे अचीवेबल हैं। दैट्स द गुड थिंग। लेकिन आपको मैं 2-3 सजेशंस देना चाहूंगा। पहले लेट मी कॉल आउट अनदर गुड थिंग। आपने जो स्कीम्स चूज की हैं वो भी सारी अच्छी हैं, टॉप परफॉर्मिंग स्कीम्स हैं, और आपने स्मॉल कैप कैटेगरी का एक लिया है, एक फ्लेक्सी कैप का लिया है, एक मिड कैप का लिया है, एक लार्ज एंड मिड कैप का लिया है। 4 स्कीम रखी है। आपका पोर्टफोलियो ज्यादा क्लटर्ड नहीं है, ये भी बहुत अच्छी बात है। आपने एनपीएस भी रखा है, पीपीएफ भी रखा है, जिसका मतलब आप टैक्स सेविंग्स भी अवेल कर रहे हैं, ये भी बहुत अच्छी बात है। आप डायरेक्ट इक्विटी में भी इंटरेस्ट लेते हैं, वो भी एक अच्छी बात है गिवन योर एज। अब मैं आपको थोड़े से इंप्रूवमेंट्स बोलना चाहूंगा। पहला, आप स्कीम परफॉर्मेंस जरूर रिव्यू करते रहें हर साल। दूसरा, अगर हो सके तो आप कॉस्ट को ऑप्टिमाइज करने की कोशिश करें। देखिए, अगर डायरेक्ट प्लान में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं तो आप डायरेक्ट प्लान में इन्वेस्ट करें। तीसरा, आप किसी प्रोफेशनल से अपना पोर्टफोलियो टाइम टू टाइम रिव्यू कराते रहें कि उसमें अंडरलाइंग एसेट्स का कितना ओवरलैप है। जैसे हम पिछले क्वेश्चन में बोल रहे थे, काफी डुप्लीकेसी हो सकती है, लेकिन अभी आपकी स्कीम्स कैटेगरी अलग होने की वजह से डुप्लीकेसी कम होने की संभावना है, लेकिन फिर भी आप एक आध
स्क्रीनर किसी प्रोफेशनल के साथ करते रहें। लास्ट में आपको अमन ये बोलूंगा कि क्या आपने अपने गोल्स इन्फ्लेशन एडजस्ट किए हैं? मतलब जो एजुकेशन गोल आपने 1 करोड़ अपने चाइल्ड के लिए अभी सोचा है और उसमें आपने 15 साल के बाद जो कैलकुलेशन की है वो 1 करोड़ चाहिए या इन्फ्लेशन एडजस्टेड ऑफ 1 करोड़ इन टुडेज वैल्यू चाहिए? तो आप इन्फ्लेशन एडजस्ट जरूर करें, एजुकेशन गोल को एटलीस्ट 10% का इन्फ्लेशन दें, लाइफस्टाइल को 6% का इन्फ्लेशन दें, आप वेडिंग गोल को भी 5-6% का इन्फ्लेशन दें और फ्यूचर वैल्यू निकाल के फिर बैकवर्ड प्लानिंग करके एसआईपी कैलकुलेट कीजिए। तो इन्फ्लेशन एडजस्टमेंट जरूरी है, कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन जरूरी है, अवॉइडेंस ऑफ डुप्लीकेशन ऑफ एसेट्स बहुत जरूरी है। ये 3-4 चीजें आप ध्यान में रखिए और आपके पास टाइम तो बहुत है, 23 साल हैं जब आप रिटायरमेंट प्लानिंग एग्जीक्यूट करने का सोच रहे हैं, तो यू शुड हैव अ वेरी गुड पोर्टफोलियो। इनफैक्ट आई थिंक यू शुड हैव मोर देन व्हाट यू आर प्लानिंग एट द मोमेंट। चलिए अमन, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना सवाल भेजा और विस्तार से हमने अमित से आपकी समझाइश भी ले ली है। अगले दर्शक के पास में जाऊं उससे पहले आइए रुक करते हैं आज के निवेश के गुरु मंत्र की ओर। हर्षल, बताइए आपका आज का निवेश का गुरु मंत्र क्या होगा दर्शकों के लिए? सॉरी हर्षल, निवेश का गुरु मंत्र क्या होगा आपका दर्शकों के लिए? मेरा गुरु मंत्र तो यही होगा कि सही चीज पे निशाना साधें और सही चीज ये है कि आपका कौन से टाइप के एसेट में इन्वेस्ट करना वो बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है और लोग ज्यादा एम्फेसिस देते हैं कि कौन सी स्कीम, कौन सी सिक्योरिटी सिलेक्ट करें। तो अपना निशाना सही एसेट एलोकेशन पे लगाएं, कितना फिक्स्ड इनकम में, कितना डोमेस्टिक इक्विटी, कितना ग्लोबल इक्विटी, कितना गोल्ड और कितना रियल एस्टेट, उसमें लगाएं। बाद में चाहे अंडरलाइंग आप इंडेक्स भी ले लें, इवन देन आप बेटर ऑफ होंगे वर्सेस कि आप स्कीम अप से करें, उससे अच्छा एसेट एलोकेशन से फिर स्कीम की तरफ पहुंचे। का गुरु मंत्र? अमित, आपका गुरु मंत्र क्या होगा? कविता, मेरा बहुत ही सिंपल गुरु मंत्र है। काफी लोग पूछते हैं जो कॉम्प्लिकेटेड कैलकुलेशंस नहीं करना चाहते हैं, उनके लिए कोई सिंपल सा तरीका है ये पता लगाने के लिए कि मेरा पैसा किस रेट पे ग्रो कर रहा है। तो एक बहुत ही बेसिक थंब रूल होता है बेसिक फाइनेंशियल प्लानिंग का, जिसको हम रूल ऑफ 72 बोलते हैं। तो ये उन क्यूरियस लोगों के लिए है जो ये जानना चाहते हैं कि मेरा पैसा किस रेट पे बढ़ रहा है या कितने टाइम में डबल होगा। तो रूल ऑफ 72 ये बोल रहा है कि अगर आपका रेट ऑफ रिटर्न 9-10% या उससे नीचे है और आपको ये पता लगाना है कि कितने टाइम में आपका पैसा डबल होगा, लमसम इन्वेस्टमेंट, एसआईपी की बात नहीं कर रहा हूं, तो आप उस नंबर को 72 से डिवाइड कर लें। मतलब अगर आपका रेट ऑफ रिटर्न 8% है तो 72 डिवाइडेड बाय 8, 9 साल में आपका पैसा डबल होगा। अगर आपका रेट ऑफ रिटर्न 12% है तो 72 डिवाइडेड बाय 12, 6 साल में आपका पैसा डबल होगा। अगर आपका रेट ऑफ रिटर्न 10% है तो 72 डिवाइडेड बाय 10, 7.2 इयर्स में डबल होगा। तो ये उन लोगों के लिए जो कॉम्प्लिकेटेड मैथमेटिक्स नहीं करना चाहते हैं और बहुत सिंपल तरीके से एसेट एलोकेशन का फॉर्मूला लगा के भी ये देखना चाहते हैं कि अगर मेरे पास ये 3-4 एलिमेंट्स हैं जो इस रेट पे ग्रो कर रहे हैं, जैसे हर्ष सर बोल रहे थे कि एसेट एलोकेशन भी लगाएं, तो वो हर एसेट का रेट ऑफ रिटर्न देख के अगर वो ये कैलकुलेट करना चाहते हैं कि ओवरऑल मेरा पोर्टफोलियो कितने टाइम में डबल होगा थंब रूल से, तो ये एक 72 रूल ऑफ 72 से बड़ी सिंपल सा टेंटेटिव नंबर अचीव कर सकते हैं। चलिए, तो आपने काफ़ी बारीकी से समझाया रूल ऑफ 72। उम्मीद करते हैं कि दर्शक और निवेशक इसको फॉलो करेंगे। लेकिन हमारे पास एक दर्शक फोन लाइन पर हैं, मनोज कुमार। मनोज जी, नमस्कार। नमस्कार मैडम। आपका सवाल तो हमारे पास है। आपको 50 साल में 1.5 करोड़ रुपए चाहिए और इसके लिए आपने अपनी निवेश स्ट्रैटेजी भी अपना रखी है। समय मेरे पास कम है, लेकिन जल्दी से मैं जाती हूँ हर्ष सर के पास, जो कि आपके सवाल का जवाब देंगे। सर बताएं। तो चूंकि समय की कमी है, तो अगर इनके जो अजम्पशंस हैं वो लें तो ये लगता है कि ये अपना लक्ष्य जो पार कर पाएंगे, लेकिन
इन्होंने एक अजम्पशन लिया है जिसके बारे में मैं कहना चाहूंगा, ये अज्यूम कर रहे हैं कि हर साल मैं 10% जो है अगले 15 साल तक मैं उसको अपनी सिप्स को बढ़ाते रहूंगा। तो ये इतना इजी या इतना कंजर्वेटिव अजम्पशन नहीं है। मैं चाहूंगा मनोज जी कि आप इसका कैलकुलेशन ये करें कि एग्जिस्टिंग रहेगा तो मेरी शॉर्टफॉल कितनी होती है, ताकि आप पे ये प्रेशर बना रहे कि जब आप इसको रिव्यू करें एक फॉल्स सेंस ऑफ कॉम्प्लेसेंसी आप में ना हो, क्योंकि ये बिहेवियरल जो साइंस है उसके अगेंस्ट में है। अनलेस आजकल कई म्यूचुअल फंड्स अलाउ करते हैं कि आप ऑटोमेटिक सेट कर दें कि हर साल वो 10% से बढ़ा देगा। अगर वो ऑटोमेसिटी आप चूज कर रहे हैं तो ठीक है, लेकिन वो सब जगह अवेलेबल नहीं है और उसकी वजह से कोई म्यूचुअल फंड स्कीम आप चूज करें वो भी सही नहीं है। तो बेटर ये होगा कि आप इसको समतल सिप के हिसाब से कितना मीट होता है, उसमें कितनी शॉर्टफॉल होने की अंदेशा है, और हर साल उसको रिव्यू करके फिर उसको आप अगर बढ़ाएंगे तो वो बेटर होगा और इससे आप अपने टोज पे भी रहेंगे, वरना एक फॉल्स सेंस ऑफ कॉम्प्लेसेंसी आने का प्रॉब्लम है। चलिए, तो मनोज, आपके सवाल का जवाब यहाँ पर दिया गया है और जो सलाह आपको दी गई है उस पर आप अमल करें। इसी के साथ अमित, आपका और हर्षद, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकों की सहायता की फाइनेंशियल प्लानिंग में और उनके आर्थिक सपने पूरे करने में सहायता दी। इसी के साथ मुझे भी इजाज़त दें, लेकिन जाते जाते आपको बता देते हैं वो नंबर जहाँ पर हमें इंतज़ार होता है आपके सवालों का। व्हाट्सएप नंबर है जहां पर अपने सवाल आप हमें भेज सकते हैं। विस्तार से जितना सवाल भेजेंगे उतना हमारे लिए आपकी फाइनेंशियल प्लानिंग करना आसान होगा। 9619873567 और साथ ही आप इस नंबर पर अपने सवालों का वीडियो रिकॉर्ड करके भी हम तक पहुंचा सकते हैं। नमस्कार।